हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम जैसे यूपीपीसीएल हो गया, डीआरडीओ हो गया, यूपीआरवीएनएल होगा, इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। धारिता की इकाई है, महो है, फैरेड है, ओम है, कूलाम है। तो देखिए धारिता जो है उसकी इकाई जो होती है फैरेड होती है। ठीक है, मैं ये जो आपको चारों दिए हैं सबकी मैं यूनिट बता देता हूँ कौन किसकी यूनिट है। जो आपकी महो है ये आपकी कंडक्टेंस की यूनिट है, इसको हम लोग चालकता बोलते हैं। ओम जो है ये आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट है। और जो आपका कूलाम है ये आपकी चार्ज की यूनिट है। और जो फैरेड है आपकी वो धारिता की यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल है, वायु है, इस्पात है, जल है, प्लेटिनम है। तो इन्होंने जल पे लगाया है, बिल्कुल सही लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमेंस की इकाई क्या है? वेबर पर मीटर, वेबर पर एम्पियर एम्पियर टन पर वेबर और एम्पियर टन। तो देखिए परमेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ये होती है वेबर पर एम्पियर टन। इन्होंने बिल्कुल सही लगाया है, वेबर पर एम्पियर टन होगा। देखिए क्या होता है, जो रिलेक्टेंस की यूनिट होती है, रिलेक्टेंस की ये होती है एम्पियर टन पर वेबर। ठीक बच्चों, और रिलेक्टेंस का उल्टा परमेंस होता है। तो परमेंस की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी वेबर पर एम्पियर टन। अगला क्वेश्चन है। फ्लक्स घनत्व की इकाई है, वेबर है, टेस्ला है, एम्पियर टन है, वोल्ट है। तो बच्चों फ्लक्स घनत्व की जो यूनिट होती है स्टैंडर्ड वो होती है टेस्ला। वेबर किसकी है? वेबर आपकी फ्लक्स की है। एम्पियर टन आपकी एमएमएफ की है। वोल्ट आपकी वोल्टेज की है। ठीक है, फ्लक्स घनत्व की एक यूनिट और होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? यूरेका है, एवोनाइट है, जर्मेनियम है, कॉपर है। तो देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। और इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट ऑब्लिक 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो देखिए इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। P = V²/R। आपको R निकालना है तो R = हो जाएगा V²/P। V है आपका कितना? 250 गुणे 250 और पावर कितनी है? 100। कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया आपका 625 वोल्ट, सॉरी ओम। तो ये 625 ओम बिल्कुल सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, जबकि PAB 500 ओम है, QBC ये आपका 300 ओम है और ये आपका ये वाला 15 ओम है। तो देखिए जब संतुलन की स्थिति में आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है
तो ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस होता है, मतलब PAB अपॉन QBC होगा, और ये रेजिस्टेंस अपॉन ये मतलब SAO अपॉन R जो हमको निकालना है। ठीक है, देखिए PAB की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने 500 और QBC की दी है 300, ये निकालना 15, ये हो गया आपका R। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 गुणे 300 अपॉन 500। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, 5 से 15, तो बच्चों इसमें आंसर क्या आएगा 9 ओम। तो 9 ओम इज़ अ राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ में ताप गुणांक का गुण, किस पदार्थ में ऋणात्मक ताप गुणांक का गुण होता है? अभ्रक में होता है, यूरेका में होता है, कॉपर में होता है, मैग्नीज में होता है। तो इसमें आंसर अभ्रक बिल्कुल सही। अभ्रक क्या है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर में जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो निगेटिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपकी 6 ओम है, ये आपका R2 आपको वैल्यू निकालना है, और आपके R3 है, ये आपका 24 वोल्ट। चलिए इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। ये हो जाएगा आपका V समांतर में तो क्या हो जाएगा I1 I2 I3, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 R2 I3, तो ये हो जाएगा आपका V बाई R1 V बाई R2 V बाई R3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 15 एम्पियर हो जाएगा। V कॉमन ले लेंगे तो ये होगा आपका 24 वोल्ट। ठीक है बच्चों, आपका ये हो जाएगा 24 वोल्ट। R1 की वैल्यू ये हो जाएगी आपको 1/6, ये आपका R मान लेते हैं इसको, और इसकी वैल्यू 1/3। तो देखिए और सॉल्व करते हैं इसको, इसमें गुणा करें क्षेत्रिक 6 दूनी 18, 6 चौक 24, ये 4 हो गया। ये आपका आ जाएगा 24/R आ जाएगा। इसको का भाग करेंगे तो 3 कम 3 नोट थे 24, तो ये 12 हो गया। 12 इधर चलाएगा तो 12, तो यहाँ बचेगा आपका तो ये आपका आ जाएगा इसको जोड़े 12 में 15 में से घट जाएगा तो बचेगा यहाँ आपका 3 बचेगा। 3 इक्वल टू 24/R, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/3, तो ये जाएगा आपका 8 ओम। तो 8 ओम आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम पर सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ओम मीटर इज अ राइट आंसर। एक खुले परिपथ में प्रतिरोध का मान होता है 0 होता है, कम होता है, अनंत होता है, 1 होता है। तो जब आपका परिपथ खुला हुआ है तो उस कंडीशन में आपका जो प्रतिरोध होगा R होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। करंट की वैल्यू 0 होगी। और जब आपका शॉर्ट सर्किट है तो उस कंडीशन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी और करंट की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ये ओपन सर्किट में और ये शॉर्ट सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक के प्रतिरोध के विलोमानुपाती क्या होता है? लंबाई, प्रतिरोधकता, तापमान और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। तो देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है, आर प्रतिरोध का नियम क्या कहता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो बच्चों इसमें अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होगा। बिल्कुल सही आंसर लगाया इसने। मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पश्च भाग का रंग होता है सफ़ेद होता है, हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है। तो बच्चों चेतावनी जो होता है कलर, चेतावनी जो चिन्ह होता है उसका जो कलर होता है पश्च भाग का वो क्या होता है, पीला होता है। बिल्कुल सही आंसर है ये पूछा है सस्पेंस की इकाई क्या है। ठीक है, महो, ओम, हेनरी, फैरेड। तो बच्चों इन्होंने गलत आंसर लगाया। ठीक है, ये गलत है।
इसमें आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें आंसर होगा महो। महो इज द राइट आंसर। एसी परिपथ में रिएक्टिव पावर का सूत्र होता है। वी आई कॉस थीटा, वी आई साइन थीटा, वी आई टेन थीटा। तो जो आपकी रिएक्टिव पावर, देखिए रियल पावर आपकी क्या होती है? रियल पावर आपकी वी आई कॉस थीटा होती है। अपेरेंट पावर आपकी क्या होती है? ये वी आई होती है। और जो आपकी रिएक्टिव पावर होती है सॉरी, रिएक्टिव जो पावर होती है ये आपकी वी आई साइन थीटा होती है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर का मान होता है 0 होता है, 1 होता है, लीडिंग होता है, लैगिंग होता है। तो इन्होंने लैगिंग गलत लगाया है, इसमें लीडिंग होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, करंट जो होती है वोल्टेज से आगे चलती है। ठीक, प्योर रेजिस्टिव में 1 होता है पावर फैक्टर, यूनिटी होता है। और प्योर इंडक्टिव में लैगिंग होता है। एडमिटेंस का विलोम को कहते हैं सब्सटेंस कहते हैं, इम्पिडेंस कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। जो एडमिटेंस होता है बच्चों, एडमिटेंस क्या होता है? इम्पिडेंस का उल्टा होता है, जिसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 1/z होता है और इसकी यूनिट जो होती है महो होती है। क्या होती है? महो होती है। तो इन्होंने बिल्कुल सही लगाया। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11 होता है, 1.21 होता है, 1.414 होता है, 1 होता है। तो बच्चों आंसर क्या है? 1.11 इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, अंडर रूट एल बाई सी। एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, एफ आर इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल सी नन। तो बच्चों एफ आर जो फ्रिक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, ये होती है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। इन्होंने गलत लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम सी बी का फुल फॉर्म है मिनट सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिमम सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम सर्किट ब्रेकर। तो इसका आंसर क्या होगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इन्होंने बिल्कुल सही लगाया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रोटेक्टिव डिवाइस है, रिले है, फ्यूज़ है, स्विच है, नन है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? फ्यूज़। ठीक है बच्चों, कभी कभी ये पूछ सकता है आपसे कि आपका जो सर्किट में सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है? तो वो भी आपकी क्या होती है? फ्यूज़ होती है। क्योंकि कोई भी फॉल्ट होती है तो फ्यूज़ ही क्या होता है, फ्यूज़ का जो अंदर क्या होता है एलिमेंट होता है वो गल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और फॉल्ट होने से बच जाती है। ठीक है, रिले क्या करती है? फॉल्ट को सेंस करती है। ठीक है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षण किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सेल्फ इंडक्शन पर, म्यूचुअल इंडक्शन पर, वोल्टेज ड्रॉप मेथड पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे। तो बच्चों इसने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, वोल्टेज ड्रॉप मेथड पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मात्रा क्या है? लक्स है, कैंडिला है, स्टेरेडियन है, लूमेन है। तो बच्चों इन्होंने ल्यूमन पे गलत लगाया आंसर। इसमें आंसर क्या होगा? कैंडिला। ठीक है, लक्स जो क्या होती है, लूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है। देखिए ये क्या होता है? लूमिनस फ्लक्स होता है, लूमिनस फ्लक्स। स्टेरेडियन क्या होता है? सॉलिड एंगल की यूनिट होती है, सॉलिड एंगल। ल्यूमेन क्या होती है, किसकी यूनिट होती है? सॉरी, ये जो लक्स होता है ये आपका क्या होता है? इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है, इल्यूमिनेशन की। और जो आपका ल्यूमन होता है ये ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है, ल्यूमिनस फ्लक्स। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडिला होती है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 3370 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 3000।
तो इसमें आंसर क्या होगा, 3370 डिग्री सेल्सियस। ये जो 1400 डिग्री सेल्सियस दिया है ये नाइक्रोम का होता है। किसका होता है, नाइक्रोम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है। ल्यूमिनस फ्लक्स की लक्स है, कैंडिला है, स्टेरेडियन है, ल्यूमेन है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है आपकी, ल्यूमेन होती है। इसमें ल्यूमेन आंसर होगा, इन्होंने गलत लगाया। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण क्या है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, आवृत्ति मीटर है, ऊर्जा मीटर है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ऊर्जा मीटर या ऊर्जा मापी। मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, वोल्ट मीटर, मेगर, टेकोमीटर, अमीटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, टेकोमीटर। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर लगाया है। एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है, धारा को नापते हैं, वोल्टेज को, शक्ति को, आवृत्ति को। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, शक्ति को। हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, चांदी का करते हैं, कॉपर का करते हैं, एल्युमिनियम का, नाइक्रोम का। तो बच्चों आंसर क्या होगा, नाइक्रोम का। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, रिंग कोर टाइप ट्रांसफार्मर, फेरेट कोर टाइप ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो आंसर क्या होगा, फेरेट कोर ट्रांसफार्मर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानियां प्राप्त की जाती हैं, कौन सा लिखा है, ये लौ हानियां, इन्होंने लो हानि लिख दिया, लौ हानि। दूसरा है कॉपर हानि, घर्षण हानि, नन। तो शॉर्ट सर्किट में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कॉपर लॉसेस निकालते हैं, और ओपन सर्किट से हम लोग लौ हानियाँ निकालते हैं। और घर्षण हानियाँ क्या होती है, ट्रांसफार्मर में जीरो होती है। एक अच्छे ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियों का मान होता है, जीरो होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, कोई नहीं। तो देखिए घर्षण हानियाँ कब होंगी, जब मशीन आपकी मोशन करेगी, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर तो स्टैटिक डिवाइस है, तो उसमें घर्षण हानियाँ क्या होंगी, शून्य होंगी। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता कब होती है, जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होते हैं, जब कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस से बड़े होते हैं, जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस से बड़ा है, नन। तो देखिए मैक्सिमम इफ़िशियंसी के लिए कंडीशन होती है, कोई भी मशीन हो की मैक्सिमम इफ़िशियंसी, मोटर ले लीजिए, जनरेटर ले लीजिए, ट्रांसफार्मर ले लीजिए, जब क्या होगा, कॉपर लॉसेस जो होंगे आयरन लॉसेस के बराबर होंगे। इन्होंने गलत ऑप्शन लगाया है, इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर के तेल है क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है, नमी का, श्यानता का, अम्लता का, परावैद्युत शक्ति का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, नमी का बिल्कुल सही आंसर इन्होंने लगाया है। ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या नुकसान है, अधिक हानियाँ, वजन में भारी होता है, खराब वोल्टेज रेगुलेशन, दूसरी वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसमें आंसर बिल्कुल सही इन्होंने लगाया है, दूसरी वाइंडिंग को अलग नहीं किया जा सकता। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और स्टील का क्या महत्व है, क्या रेशियो होता है, इन्होंने क्या महत्व लिखा है, इन्होंने सुनते नहीं सही से। स्टील 97%, सिलिकॉन 3%, स्टील 95%, सिलिकॉन 5%, स्टील 93%, सिलिकॉन 7%, स्टील 90%, सिलिकॉन 10%। तो इन्होंने पहला ऑप्शन लगाया है, बिल्कुल गलत लगाया है। इसमें ऑप्शन होगा स्टील 90%, सिलिकॉन 10%। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मात्रक होता है, महो पर मीटर, महोमीटर, महो मीटर स्क्वायर, मीटर पर महो। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है, और इसकी जो यूनिट होती है साइमन पर मीटर कहिए या महो पर मीटर कहिए, दोनों इसकी यूनिट होती है। ओम के नियम का वक्र किस प्रकार का होता है, रेखीय होता है, परवलयाकार होता है, वृत्तीय होता है, दीर्घवृत्तीय होता है। तो जो ओम के नियम का जो वक्र होता है वो क्या होता है, रेखीय होता है। ओम का नियम किस पे होता है, पैसिव एलिमेंट्स पे लागू होता है।
पैसिव एलिमेंट जो हैं ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। पैसिव एलिमेंट्स में क्या आते हैं आपके कंडक्टर आता है, ठीक, कंडक्टर कह सकते हैं, इंडक्टर आता है, रेजिस्टर आता है और कैपेसिटर आता है। ये सब क्या है आपके पैसिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं। और जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स आपके क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स, एक्टिव एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है? संवेग के नियम पे, ऊर्जा संरक्षण पे, आवेश संरक्षण पे, कोई नहीं। तो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, और जो पहला है ये आवेश संरक्षण पे आधारित है। ये इसको बोलते हैं केसीएल, ये बोलेंगे केवीएल। केवीएल आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ हो गया और केसीएल आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हो गया। सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, कोई नहीं। तो देखिए सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो निगेटिव होता है, इन्होंने पॉजिटिव लगाया है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है और कंडक्टर का पॉजिटिव होता है। निम्न में से पैसिव एलिमेंट है डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र, रेक्टिफायर। तो अभी देखिए मैंने आपको ऊपर बताया पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा, संधारित्र। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पर डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। निम्न में से जूल का नियम है आई स्क्वायर आर टी, आई आर टी 0.24 आई स्क्वायर आर टी नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, थर्ड बिल्कुल सही है। जूम्स लॉ जो होता है H== 0.24 आई स्क्वायर आर टी। एक मैक्सवेल बराबर होता है कितने, 10⁸ वेबर के, 10⁻⁻4 वेबर के, 10⁻⁻2 वेबर के नन। तो देखिए पहले आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल भी एक फ्लक्स की यूनिट है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो अगर हम एक मैक्सवेल की बात करें तो हो जाएगा 10⁻⁻8 वेबर। तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर लगाया। एक सेकंड में कंडक्टर में से बहने वाले इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है 6.25 × 10⁻16, 6.25 × 10⁻18, 6.25 × 10⁻20 नन। तो बच्चों इन्होंने बिल्कुल सही आंसर लगाया 6.25 × 10⁻18। परमाणु का सबसे हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है। देखिए परमाणु का सबसे हल्का कण आपका इलेक्ट्रॉन होता है और सबसे भारी कण न्यूट्रॉन होता है। इन्होंने गलत लगाया है, सबसे भारी कण आपका न्यूट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आंसर होगा। नाभिक की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, जे थॉमसन ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, कोई नहीं। तो बच्चों जो आपके रदरफोर्ड साइंटिस्ट हैं उन्होंने नाभिक की खोज की थी, ठीक है। रेजोनेंस की कंडीशन किस सर्किट में पाई जाती है, आरएल सर्किट में, आरएलसी सर्किट में, आरसी सर्किट में, नन। तो बच्चों आंसर आरएलसी सर्किट बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो कंडीशन क्या होती है, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू 0 होती है, या कह सकते हैं एक्सएल बराबर एक्सी होता है। और जो रिजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, FR = 1/2π√LC। ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, सहतील हानियों को कम करने के लिए, भंवरधारा हानि कम करने के लिए, घर्षण हानि कम करने के लिए, नन। तो देखिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग हम लोग सहतील हानियों को कम करने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिलिकॉन स्टील हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए। और जो लैमिनेट करते हैं वो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए, एडी करंट लॉसेस। और जो आपकी कोर होती है उनकी थिकनेस क्या होती है, मोटाई क्या होती है, 0.35 mm से
0.50 mm। कंडक्टर में तापमान देने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए क्या होता है, अगर आप सेमीकंडक्टर या कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और कंडक्टर में अगर टेम्परेचर देंगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इन्होंने भाई साहब ने घटेगा पे लगाया, जबकि गलत है, ये बढ़ेगा, रेजिस्टेंस होगा बढ़ेगा। तो बच्चों आज मैंने आपको 50 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। ये क्वेश्चन मैंने बच्चों से टेस्ट के रूप में लिए थे। इनको पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, आपके सीबीटी एग्ज़ाम और यूपीपीसीएल सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।